Next one, sodium and water retentions, altered fluid and electrolyte balance. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड फ्लूइड भी क्या होगा, अल्टर होगा ड्यू टू दी हेपेटिक डिजीज बाय दी फार्माकोडायनेमिक वेरिएशंस. Next one, hepatic disease. Hepatic disease can alter pharmacodynamic response to drug in several ways. The first one is reduced blood clotting. Reduced blood clotting in cirrhosis and acute hepatitis. In cirrhosis and acute hepatitis, production of clotting factor is impaired and patients bleed more readily. Cirrhosis and acute hepatitis की कंडीशन में जो हम लोगों का क्लॉटिंग फैक्टर का प्रोडक्शन हो रहा है लीवर के अंदर, वो क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा एंड पेशेंट्स ब्लीड मोर रेडिली. यहाँ पे अगर विटामिन के का जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो उसका प्रोडक्शन अगर इम्पेयर्ड होगा तो हम लोगों की ब्लीडिंग क्या होगी, कॉज हो सकती है बॉडी के अंदर. चिरोसिस मींस chronic liver damage from a variety of cause leading to severe and liver failures. जो हम लोगों की लीवर फेलियर होता है, इन्फ्लामेशन होता है लीवर के अंदर, इट्स मींस चिरोसिस. एंड हेपेटाइटिस, acute hepatitis means inflammation in the tissues layer of hepatitis. And drug that impair blood clotting, homeostasis, or the predispose to bleeding by causing gastric ulceration should be avoided or used with care. अगर हम लोगों को ब्लड क्लॉटिंग इम्पेयर होती है, होम्योस्टेटिस इम्पेयर होता है, इट्स मींस प्रीडिपोजिशन टू ब्लीडिंग बाय कॉजिंग गैस्ट्रिक अल्सरेशंस, और गैस्ट्रिक अल्सरेशन की वजह से अगर हम लोगों को ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे लाइक एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स. बिकॉज एंटीकोगुलेंट्स क्या करेंगे, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, कोगुलेशन होता है, उसको कम कर देंगे जिसकी वजह से हम लोगों को ब्लीडिंग होगी. एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स को हम लोग क्यों अवॉइड करेंगे, बिकॉज NSAIDs एंड AIDS के साइड इफेक्ट्स होते हैं. ऑल नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स क्या कॉज करते हैं, अल्सरेशन कॉज करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज करते हैं. सो हम लोग अवॉइड करेंगे एंटीकोगुलेंट्स एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स को. नेक्स्ट वन, hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy, the loss of brain functions in which hepatic encephalopathy, when a damaged liver doesn't remove toxin from the blood, are called hepatic encephalopathy. In patients with or on the borderline of hepatic encephalopathy, the brain is more sensitive to the effect of drugs with sedative actions. If such drugs are used, coma can result like opioids, other narcotic analgesics and barbiturates. यहाँ पे हम लोगों को जो opioids ड्रग्स होती हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स एंड बार्बिटुरेट ड्रग्स जो होती हैं, वो क्या कॉज करती हैं, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी. एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन in which hepatic disease, in hepatic cirrhosis, sodium and water retention can be exploited by certain drugs like non-steroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids and carbamazepines and formulation containing large amount of sodium. अगर कोई भी ड्रग like non-steroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids, carbamazepines, ये क्या करेंगी हम लोगों की बॉडी के अंदर, सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन करेगी ड्यू टू दी हेपेटिक सिरोसिस. सिरोसिस जो कि हम लोगों के बॉडी के अंदर क्रोनिक लिवर डैमेज करेगा एंड फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ कॉज लीडिंग टू सर्वाइविंग एंड लिवर फेलियर्स. नेक्स्ट वन इज अल्टर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. Altered fluid and electrolyte balance, the pharmacodynamic effect of some drugs in which electrolyte balance and altered fluid. The pharmacodynamic effect of some drugs are altered by change in fluid and electrolyte balance. अगर फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से
कई ड्रग्स के फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स क्या आते हैं जो कि अल्टर कर देते हैं हम लोगों के फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को. एग्जांपल, the toxic effects of cardiac glycosides are potentiated by both hypokalemia and hypercalcemia. Do you know hypocalcemia and hypercalcemia? Anyone कोई बता सकता है hypocalcemia and hypercalcemia means क्या होता है? What is the mean of hypocalcemia? Yes. पोटाशियम और कैल्शियम का लेवल सर इंक्रीज हो जाता है. No. यहाँ पे हाइपो में कम होता है सर. Yes. Hypokalemia means decrease the level of potassium in blood, and Potassium. hypercalcemia means increase the level of calcium Increase in the blood. level of. Yes. तो यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हम लोगों की बॉडी में क्या कॉज करेंगे? हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू द फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट. एंड द क्लास फर्स्ट ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स such as quinidine, procainamide, disopyramide are more antiarrhythmogenic or if there is hypokalemia. जो हम लोगों की क्लास 1 टाइप की एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं लाइक क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिसोपायरामाइड, ये क्या है हम लोगों की क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स है जो कि कॉज करेगी क्या? हाइपोकैलेमिया मींस डिक्रीज द लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड. नेक्स्ट वन इज नॉन डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. जो पहले हम लोगों ने डिस्कस की वो डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस थी. एंड नाउ डिस्कस अबाउट द नॉन डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस. लाइक इट may proceed in either of these procedures in which non-drug related adverse drug reactions. First one is immunological reactions, second one is pseudo allergic reactions, and third one is pharmacogenetic variations. Next one, first one, immunological reactions, in which immunological reactions features of allergic drug reactions. There is no relationship to the usual pharmacological effects of the drug. यहाँ पे हम लोगों के जो ड्रग है उसके कोई भी हम लोगों को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से हम लोगों को रिएक्शंस नहीं होगी. एंड देयर इज ऑफ्टन ए डिले बिटवीन द फर्स्ट एक्सपोजर टू द ड्रग एंड द अकरेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट एडवर्स रिएक्शंस. यहाँ पे हम लोगों को ड्रग का जो एक्सपोजर हो रहा है हम लोगों को उसकी वजह से जो रिएक्शंस हम लोगों को देखने को मिलेगी. एंड देयर इज ए फॉर्मल डोज रेस्पॉन्स कर्व. यहाँ पे जो डोज रेस्पॉन्स कर्व आता है हम लोगों के पास वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर हम लोगों को डोज रेस्पॉन्स कर्व देखने को नहीं मिलेगा. फॉर्मेशन नहीं होगी डोज रेस्पॉन्स कर्व की इन विच इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस. एंड द इलनेस इज ऑफ्टन recognizable as a form of immunological reactions like rashes, serum sickness, urticaria. These are the symptoms during the immunological reactions like rashes देखने को मिलेंगे, serum sickness देखने को मिलेगी, urticaria. These are the illness of immunological reactions. Next one is immunological reactions. Factors involved in drug allergy are drug and patients. यहाँ पे immunological reactions के अंदर हम लोगों को जो एलर्जी देखने को मिलेगी जिसके अंदर इन्वॉल्व होंगी ड्रग एंड पेशेंट्स. फर्स्ट वन द ड्रग. मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स मींस vaccines and enzymes such as streptokinase. Streptokinase is a enzyme. And polypeptides like insulin and dextrose can themselves be immunogenic. यहाँ पे प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स क्या है वर्क करेंगे एज ए इम्यूनोजेनिक. एंड दी पेशेंट्स देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स that make some patients more likely to develop allergic reactions than others. A history of allergic disorders and HLA.
HLA means human lymphocyte antigens. Next one is pharmacogenetic variations. Pharmacogenetic variations. It involves pharmacogenetic variations means involve variation in drug response due to genetic makeup. Pharmacogenetic variations means involve variations in drug response due to the genetic makeup. The activity of drug metabolizing enzymes often varies widely among healthy peoples, making metabolism highly variable. Drug elimination rarely vary up to 40 folds, and it's may involve red cell enzyme defect. Do you know red cell enzyme defect? Anyone कोई बता सकता है red cell enzyme defects means क्या होता है? What is the red cell enzyme defect? Yes or no? What is the real red cell enzyme defect? Yes or no? Okay, I will tell you. Red cell enzyme defect mean due to glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. अगर हम लोगों के ब्लड के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो वो क्या कॉज करेगी रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट इट मींस रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट it is the most common red cell enzyme disorders worldwide. And next one is porphyria. Porphyria means is a group of disorder. Porphyria is a group of disorder caused by an overaccumulation of porphyria, which helps to hemoglobin the proteins that carries oxygen in the blood. Porphyria की कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा जो प्रोटीन्स होती हैं ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर सप्लाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है लाइक हीमोग्लोबिन तो वो यहाँ पे क्या होगी ये उसका एक डिसऑर्डर है एंड नेक्स्ट वन इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया नेक्स्ट वन इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया in which malignant hyperthermia is a severe reactions malignant hyperthermia is a severe reactions to certain drugs used for anesthesia. These severe reactions typically includes a dangerously high body temperature, rigid muscles, and spasm, rapid heart rate, and other symptoms. अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हम लोगों को होता है ये क्या एक सीवियर रिएक्शंस है जो कि सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स यूज लेने के लिए जो कि एनेस्थेसिया के अंदर जो मेडिसिन यूज लेते हैं हम लोग उनके क्या है साइड इफेक्ट्स हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एंड ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के दौरान हम लोगों को देखने को मिलेगा हाई बॉडी टेम्परेचर रिजिड मसल्स हम लोगों की क्या होगी रिजिड हो जाएगी कठोर हो जाएगी एंड स्पाज्म ऑफ मसल्स एंड रैपिड हार्ट रेट these are the symptoms of malignant hyperthermia. Next one, first one in which फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन के अंदर रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट यूजुअल अनयूजुअल ड्रग रिएक्शंस occurs in individual cause erythrocytes are deficient in any one of three different but functionally related enzymes. रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट के अंदर हम लोगों को बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं आरबीसी डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड एंड जो कि हम लोगों को थ्री डिफरेंट फंक्शनली रिलेटेड एंजाइम्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है रेड सेल एंजाइम डिफेक्ट्स के लिए फर्स्ट वन एंजाइम इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एंड glutathione reductase enzyme deficiency and methemoglobin reductase enzyme deficiency. These enzymes responsible for the cause of red cell enzyme defect. Due to the deficiency of glucose 6 phosphate dehydrogenase, glutathione reductase enzyme deficiency and
methamoglobin reductase enzyme deficiency cause the red cell enzyme defect. Next one is porphyria. Porphyria constitutes a group of disorder of heme biosynthesis. Porphyria क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ हीम बायोसिंथेसिस, जो हम लोगों के ब्लड सिंथेसिस होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो आरबीसी का जो सिंथेसिस होता है उसका क्या है? एक डिसऑर्डर है पोर्फायरिया. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्फायरिया, like acute intermittent porphyria, second one is variegate porphyria and porphyria cutanea reda and erythropoietin porphyria. Do you know erythropoietin porphyria means क्या होता है? What is erythropoietin? Anyone कोई बता सकता है erythropoietin क्या है? Yes or no? आरबीसी फॉर्मेशन करने वाला प्रोटीन. बॉडी के कौन से ऑर्गन में फाउंड होता है एरिथ्रोपोइटिन? बोन मैरो. No. हम लोगों के किडनी के अंदर से ये एरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि हम लोगों के किडनी के अंदर इसका सिंथेसिस होता है एंड वहीं से ये क्या होता है? रिलीज होता है. एरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है, किडनी हार्मोन, जो कि हम लोगों की किडनी के अंदर इसका सिंथेसिस होता है एंड ये हम लोगों की किडनी से ही रिलीज होता है. एंड नेक्स्ट वन, ईच टाइप ऑफ porphyria is associated with a different abnormality of an enzyme and heme biosynthesis pathway. यहाँ पे जितने भी हम लोगों को porphyria कोज होंगे वो किसके साथ में एसोसिएटेड है? एबनॉर्मलिटी ऑफ एंजाइम, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया, लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम डेफिशिएंसी and many types of enzyme responsible for the porphyria. And next one, drug to be avoided in porphyria. कौन कौन सी ड्रग्स है जिनको हम लोग अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग दी पोर्फायरिया? लाइक बार्बिटूरेट्स, डेप्सोन, क्लोरामफेनिकोल एंड डाइक्लोफेनेक. व्हाट इज द यूज ऑफ डेप्सोन ड्रग? एनीवन कोई बता सकता है डेप्सोन ड्रग का यूज हम लोग कौन सी डिजीज में करते हैं? एंटीलेप्रोटिक सर. यस. और डेप्सोन जो ड्रग है इसका साइड इफेक्ट है एक, कौन सी रिएक्शंस करती है कॉज? ये डेप्सोन जो ड्रग होती है इसका साइड इफेक्ट होता है जो कि कॉज करती है, कौन सी रिएक्शंस करती है? उन रिएक्शंस का क्या नाम है? जिस डिजीज में ये यूज होती है उसी की डिजीज के नेम से है वो रिएक्शंस. मेजर साइड इफेक्ट है डेप्सोन जो ड्रग है उसका. लेप्रा रिएक्शंस का नाम सुना है? डेप्सोन का जो साइड इफेक्ट होता है क्या लेप्रा रिएक्शंस करती हैं, लेप्रा रिएक्शंस कॉज करती हैं, और उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो करते हैं क्लोफाजीमाइन, जो कि हम लोगों की लेप्रोसी के अंदर ही यूज होती है. अगर डेप्सोन से किसी को अगर रिएक्शंस होती है, लेप्रा रिएक्शंस कॉज हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज लेंगे? क्लोफाजीमाइन एंड क्लोरामफेनिकोल, डाइक्लोफेनेक. these drugs को हम लोग क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग दी थेरेपी ऑफ पोर्फायरिया, लाइक बार्बिटूरेट्स, डेप्सोन्स, क्लोरामफेनिकोल, डाइक्लोफेनेक. नेक्स्ट वन इज malignant hyperthermia. Malignant hyperthermia, it is a autosomal dominant generic disorder of skeletal muscles that occurs in susceptible individual undergoing general anesthesia with inhaled agents like halogenated and muscle relaxants like succinylcholine. malignant hyperthermia हम लोगों को किस वजह से कोज होता है? व्हाट रीजन बिहाइंड द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? जनरल एनेस्थेसिया विद इनहेल्ड एजेंट्स. अगर जनरल एनेस्थेसिया के दौरान जो हम लोग एजेंट्स इनहेल्ड करते हैं वो हम लोगों को क्या कोज करते हैं?
malignant hyperthermia, and muscle relaxants like succinylcholine. succinylcholine जो हम लोग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के तौर पे यूज करते हैं, वो क्या कॉज करेंगे? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. डू यू नो हाइपरथर्मिया? व्हाट इज हाइपरथर्मिया? high temperature. यस, इंक्रीज दी बॉडी टेम्परेचर. अगर हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट्स मींस हाइपरथर्मिया कंडीशंस है. एंड हाइपोथर्मिया मींस अगर हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर से अगर बिलो है, इट्स मींस हाइपोथर्मिया. एंड इंक्रीज दी बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू नॉर्मल टेम्परेचर मींस हाइपरथर्मिया. And these rare conditions of uncontrolled release of calcium. This rare condition of uncontrolled release of calcium by sarcoplasmic reticulum of skeletal muscles leads to muscle spasm and hyperthermia and autonomic liability. अगर हम लोगों की बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड रिलीज होता है किसका? कैल्शियम का, बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल्स, तो वो हम लोगों को क्या कॉज करेगा? मसल्स स्पाज्म एंड हाइपरथर्मिया एंड ऑटोनॉमिक लाइबिलिटी. एंड डेंट्रोलिन इज इंडिकेटेड इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस. अगर हम लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हाइपरथर्मिया की वजह से, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर, तो हम लोग कौन सी ड्रग यूज लेंगे? डेंट्रोलिन. आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जीपेट के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर. व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरथर्मिया? तो वो हम लोगों की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डेंट्रोलिन. डेंट्रोलिन क्या है? हम लोगों की ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरथर्मिया के ट्रीट के लिए. नेक्स्ट वन इज long term effects. Long term effects. Adaptive changes. In which adaptive changes, like example, includes development of tolerance to and physical dependence on the narcotic analgesics, and the occurrence of trithev dyskinesia in some patients receiving long-term neuroleptic drugs therapy for schizophrenia. अगर हम लोग लॉन्ग टर्म किसी भी मेडिसिन का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या कॉज हो सकता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाइक ट्रिदेव डिस्काइनेशिया. ट्रिदेव डिस्काइनेशिया मींस ट्रिदेव डिस्काइनेशिया आर involuntary movement of the tongue, lips, face, trunk and extremity that occurs in patients treated with long-term dopaminergic antagonist medications. अगर हम लोग लंबे टाइम तक डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट मेडिकेशंस का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या कॉज हो सकता है? ट्रिडेव डिस्काइनेशिया लाइक involuntary movement of the tongue, lips, face, trunk and extremity that occurs in patients. And rebound and withdrawal phenomena. Rebound and withdrawal phenomena during long therapy. During the long-term therapy, sudden withdrawal of the drug can result in rebound reactions. अगर किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टर्म थेरेपी चल रही है किसी भी मेडिसिन की, और अगर हम लोग उसको विड्रॉ कर लेते हैं, सडनली विड्रॉ कर लेते हैं किसी भी मेडिसिन को, अगर लॉन्ग टाइम तक किसी को मेडिसिन चल रही है और अगर हम उसको सडनली विड्रॉ कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या कॉज होगा? रिबाउंड एंड विड्रॉवल फिनोमिना देखने को मिलेगा. लाइक एग्जांपल्स ऑफ ड्रग, बारबिचुरेट्स. अगर बारबिचुरेट्स को हम लोग लॉन्ग थेरेपी के तौर पे यूज ले रहे हैं एंड सडनली उसका विड्रॉ कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा? लाइक रेस्टलेसनेस, मेंटल कंफ्यूजन्स एंड कन्वल्जन्स. दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ विड्रॉवल ऑफ बारबिचुरेट ड्रग्स. बारबिचुरेट ड्रग्स का अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, मेंटल कंफ्यूजन एंड कन्वल्जन्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट वन इज बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स. बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स rebound tachycardia which can precipitate myocardial ischemia. अगर
बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं, अगर उनको सडनली विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या कॉज होगा? रिबाउंड टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज दी हार्ट रेट, हम लोगों की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू दी रिबाउंड फिनोमेना एंड which can precipitate myocardial infections, वो myocardial ischemia। अगर हम लोग बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट को विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा? रिबाउंड टैकीकार्डिया एंड कैन precipitate myocardial ischemia। Do you know myocardial ischemia? Anyone कोई बता सकता है myocardial ischemia क्या होता है? What is myocardial ischemia? Yes or no? Less oxygen supply to heart. Yes, जो हम लोगों की ब्लड वेसल्स है जिनके थ्रू हम लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वहां पे क्या होगी? हमको कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या कॉज करेंगे हमें? एड्रिनल इनसफिशियंसी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एड्रिनल इनसफिशियंसी। एड्रिनल सफिशियंसी का ही दूसरा नाम है एडिसन्स डिजीज, in which adrenal sufficiency, a disorder in which the adrenal gland doesn't produce enough hormones। अगर adrenal insufficiency हम लोगों को होती है due to the withdrawal of corticosteroids तो क्या cause करेंगी? adrenal glands doesn't produce enough hormone। जो हम लोगों की adrenal gland है जो कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, वो इनफ जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। Next one is delayed adverse drugs reactions. Delayed adverse drugs reactions. It involves carcinogenesis. It's involve carcinogenesis, and in which carcinogenesis, hormonal, gene toxicity, suppression of immune response, and B1 is effect concerned with productions like impaired infertility, teratogenesis, drug in breast milk. These are the delayed adverse drug reactions. आप लोगों का एलएमएस वर्क करना स्टार्ट कर दिया है? हेलो, आप लोगों का एलएमएस पे टेस्ट अपलोड हो चुका है। आपको 9:50 से 10 तक आप लोगों को लास्ट डेट अटेम्प्ट करना है सभी को। ओके ओके यस सर, सब्जेक्ट शो कर रहे हैं सर। यस, तो आप लोगों का एलएमएस पे क्लास टेस्ट अपलोड हो चुका है। 9:50 से आप लोगों को क्लास टेस्ट अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वन, कार्सिनोजेनेसिस। Carcinogenesis means hormonal. There are three major mechanism of carcinogenesis. Carcinogenesis के अंदर three mechanism क्या होंगी? Basically involve होंगी। First one, hormonal. Incidence of vaginal adrenocarcinoma is increased in daughter of women who have taken stilbestrol during pregnancy for the treatment of threatened abortions। अगर किसी को भी ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी स्टिलबेस्ट्रॉल मेडिसिन का यूज होता है, जो कि ट्रीटमेंट में यूज होता है कि इसमें अबॉर्शन के अंदर हम लोग यूज लेते हैं स्टिलबेस्ट्रॉल जो मेडिसिन है उसका, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? वेजाइनल एडिनोकार्सिनोमा हम लोगों को कॉज हो सकता है। एंड increased risk of breast cancer. Increased risk of breast cancer is about 50% and women taking hormone replacement therapy for more than 5 years। अगर कोई भी फीमेल्स
मोर देन 5 ईयर से ज्यादा अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, HRT मीन्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उनको क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर। अबाउट 50% ऑफ वुमेन्स, अगर 100 में से 100% अगर वुमेन्स अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज करते हैं मोर देन 5 इयर्स, तो वो क्या कॉज हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट वन इज जीन टॉक्सिसिटी। Gene toxicity occurs when certain molecules bind to nuclear DNA and produce changes in gene expressions. Example, bladder cancer in patients taking long-term cyclophosphamide। अगर कोई भी पेशेंट साइक्लोफॉस्फामाइड का लॉन्ग टर्म यूज करता है तो उसको क्या कॉज हो सकता है, ब्लैडर कैंसर, ड्यू टू दी जीन टॉक्सिसिटी। and carcinomas of renal pelvis associated with फेनासिटिन अब्यूज। अगर फेनासिटिन मेडिसिन का अब्यूज अगर कोई भी करता है तो उनको क्या कॉज हो सकता है, रीनल पेल्विस कार्सिनोमस। एंड नॉन लिम्फोटिक ल्यूकेमिया इन पेशेंट्स रिसीविंग alkylating agents such as melphalan, chlorambucil, etc. अगर कोई भी पेशेंट कैंसर के दौरान मेलफ्लन एंड क्लोराम्ब्यूसिकल एल्कलाइटिंग एजेंट्स का यूज करता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को ल्यूकेमिया कॉज हो सकता है। आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप लोगों का 9:50 से 10 क्लास टेस्ट है, तो सभी को क्लास टेस्ट ज्वाइन करना है। ओके ओके Okay, sir. Okay. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ज्वाइन योर क्लास टेस्ट ऑन LMS 9:50 से। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को Okay, क्लास sir. टेस्ट अटेंड करना है, बिकॉज जो क्लास एंड क्लास टेस्ट दोनों अटेंड करेंगे उन्हीं की अटेंडेंस मार्क होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।